हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के मास्टर वर्क की। सो पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए डिकोड करते हैं हैमलेट बाय शेक्सपियर। हैमलेट प्ले का जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और इसकी जो प्लॉट लाइन है उसको शेक्सपियर ने खुद इन्वेंट नहीं किया था। उसको उसने अडेप्ट किया था नॉर्डिक लेजेंड से और कंटेम्प्रेरी एलिजाबेथन प्लेस से, जिसमें पहला नाम आता है नॉर्डिक लीजेंड वीटा अल्मेडिका। इसको डैनिश हिस्टोरियन सैक्सो ग्रामेटिकस ने लिखा था उनके 12th सेंचुरी के वर्क गेस्टा डैनोरम में। और इस ओरिजिनल सागा में जो एमलेट है वो अपनी मैडनेस को फिन करता है, मीन्स मैडनेस का जो है वो नाटक करता है ताकि वो अपने पिता के मर्डर का बदला ले सके। ओके, और वो जिंदा भी रहता है और लास्ट में किसी बैटल में वो मारा जाता है बाद में। दूसरा नाम है फ्रेंकोइस डी बेल फॉरेस्ट का, जिन्होंने इस सेक्सो ग्रामेटिकस जो थे उनकी स्टोरी को अडेप्ट किया था अपनी हिस्टोरिस ट्रेजिक्स में, जो कि 1570 की है। और इस वर्क में बेल फॉरेस्ट ने एलिमेंट ऑफ मेलंकली ऐड किया था प्रिंस के कैरेक्टर से, और क्वीन के एडल्टरस बैकग्राउंड को भी ऐड किया था मर्डर के साथ साथ। ठीक है, और एक लास्ट वर्क जिससे जो कि इंस्पिरेशन माना जाता है हैमलेट का बाय शेक्सपियर, वो है उर हैमलेट। ठीक है, और एक लॉस्ट प्ले है जिसको लंदन में परफॉर्म किया गया था 1589 के अराउंड, और कहा जाता है कि इसको थॉमस किड ने लिखा था, जो कि स्पेनिश ट्रेजेडी के भी ऑथर हैं। और इस उर हैमलेट में किड ने घोस्ट इंट्रोड्यूस किया था और प्ले विद इन प्ले को भी नैरेटिव के साथ ऐड किया था। ठीक है, सो ये तीन वर्क जो हैं वो माने जाते हैं इंस्पिरेशन बिहाइंड द प्लॉट ऑफ हैमलेट बाय शेक्सपियर। अब देखते हैं डेट ऑफ कंपोजिशन। सो माना जाता है कि इसको 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया था, और ये शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ में इंक्लूड करता है, दिस ट्रेजेडी है एक तरह का। और अदर ट्रेजेडीज़ क्या हैं शेक्सपियर की, तो वो ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी स्पेक्यूलेशंस थी या फिर जो भी पब्लिकेशंस हुए थे हैमलेट के उसको। ठीक है, तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं इसके पब्लिकेशन के रिगार्डिंग। तो पहला एडिशन जो इसके पब्लिकेशन का है वो फर्स्ट क्वार्टो माना जाता है, जो कि 1603 में था, लेकिन इसको बैड क्वार्टो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वार्टो था उसमें एक्चुअली ये एक पायरेटेड टेक्स्ट था, जिसमें एक्टर्स ने अपनी ब्लर मेमोरी से जो है वो इस प्लॉट को और इस प्ले को रिवील किया था, लीक किया था कह सकते हैं। और इसमें टू बी और नॉट टू बी सोलोलिकी जो थी वो अलग एक्ट में थी। ठीक है, अभी जो हम लोग मॉडर्न वर्जन पढ़ते हैं उसमें ना हो के किसी और एक्ट में सोलोलिकी को डाला गया है। और इसमें जो मॉडर्न प्ले है उसका हाफ लेंथ है फर्स्ट क्वार्टो में, यानी कि 2200 लाइन्स हैं। ठीक है, और यहाँ हमने पढ़ा कि पायरेटेड टेक्स्ट है और मेमोरी ऑफ एक्टर्स के थ्रू ये लीक हुआ था। सेकेंड क्वार्टो जो कि 1604-1605 में आता है, इसको गुड क्वार्टो कहते हैं। ठीक है, और इसमें अप्रॉक्स 3800 लाइन्स थी, और ये प्रिंट हुआ था शेक्सपियर के अपनी वर्किंग मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको फॉल पेपर्स कहते हैं, उसके थ्रू। और इसमें डी फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स जो भी हैमलेट के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा बोले गए हैं वो इसमें ऐड किया गया था सेकेंड क्वार्टो में। देन कम्स आवर फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में था। तो हम जानते हैं कि शेक्सपियर की जो डेथ है वो 1616 में हो गई थी, और इसका पब्लिकेशन हुआ है उनकी डेथ के बाद 1623 में, और इसको पब्लिश किया है जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉन्टेल ने। ठीक है, और इसमें क्या किया उन्होंने कि जो क्वार्टर 2 था, यानी ये जो क्वार्टर 2 है उसकी जो 203 लाइन को कट किया, ठीक है, और 85 न्यू लाइन्स को ऐड किया गया था। ठीक है, और ये 85 जो न्यू लाइन्स थे वो परफॉर्मेंस के तौर पे परफॉर्मेंस को और ड्रामेटिक बनाने के लिए किंग्समैन के द्वारा ऐड किया गया था। किंग्समैन एक एक्टर्स का ट्रूप था ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम, जिससे शेक्सपियर जो है एसोसिएटेड थे। सेटिंग, स्ट्रक्चर और जॉनरा आर्किटेक्चर देखते हैं। तो इसकी जो सेटिंग है वो एल्जिनोर डेनमार्क में है। ठीक है, और विदिन एंड आउट अराउंड द डार्क कॉरिडोर्स ऑफ क्रॉनबर्ग कासल। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस कासल का क्या नाम था, तो दैट वाज क्रॉनबर्ग कासल। अब शेक्सपियर ने क्या किया है कि जो सेक्सो ग्रामेटिकस थे उनका जो
सेटिंग था वो ओपन मिडिवल लैंडस्केप था, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्लॉस्ट्रोफोबिक कर दिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स एक महल के अंदर पूरी सेटिंग को अरेंज किया है शेक्सपियर ने। वेनिस एक कॉट है, ठीक है। और एल्सिनोर जो है वो फंक्शन करता है एक पॉलिटिकल पेनोप्टिकॉन की तरह, जो कि एक प्रिजन ऑफ सर्विलांस है, जहाँ पे वॉल्स के ईयर्स हैं, मतलब दीवारों के भी कान हैं, हर पर्दे के पीछे टेपेस्ट्रीज कुछ इस तरह का होता है, ये होता है टेपेस्ट्रीज, ठीक है, लाइक अ कर्टन वी कैन से, ठीक है। तो जो स्पाइस है वो टेपेस्ट्रीज के पीछे छुपे हुए हैं। और पर्सनल ग्रीफ जो है वो भी स्क्रूटनी में है, मतलब उसको भी सर्विलांस निगरानी में रखा जा रहा है हर एक पर्सन को। पेनोप्टिकॉन का ये जो है वो जेरेमी बेंथम ने इसको क्या किया था, क्वाइन किया था, ठीक है, जेरेमी बेंथम ने। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये 5 एक्ट का है, ठीक है, और इसको मॉडल किया गया है फ्रिटिक्स पिरामिड्स की तरह। फ्रिटिक्स पिरामिड इस तरह का होता है कि आपका जो थर्ड है वो क्लाइमेक्स होता है, ठीक है, वो क्लाइमेक्स होता है थर्ड एक्ट 3, ठीक है। एक्ट 3 क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। और मेटा थिएटर आर्किटेक्चर है, मीन्स प्ले विद इन प्ले है। और ये हमें कहाँ मिलता है, तो एक्ट 3 के सीन 2 में, द परफॉर्मेंस ऑफ द मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है, जिसको हैमलेट द माउस ट्रैप कहता है। अब चलते हैं एक्ट वाइज इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो क्रिटिकल कोड्स हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्ट फर्स्ट में एल्सिनोर को और जो घोस्ट है उसकी एंट्री होती है, और इसमें ही वो सारी जो रिवेंज का जो स्टार्ट होता है वो एक्ट 1 से स्टार्ट होता है। घोस्ट दिखता है, और घोस्ट किसका है, तो किंग हैमलेट का, यानी कि जो प्रिंस हैमलेट है उनके फादर का घोस्ट है। और वो हैमलेट को सारी बातें बताते हैं और रिवेंज के लिए उनको उकसाते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी जो है वो एक ग्रैंड थ्रोन रूम में नहीं स्टार्ट हो रही, मतलब बड़े से महल कासल में स्टार्ट नहीं हो रही है, बल्कि एल्सिनोर का जो कासल है उसकी बाउंड्रीज पे हो रहा है, ठीक है, बैटलमेंट्स पे। मीन्स फोर्ट है, उसके कासल है, उसकी जो बाहरी दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, उधर ओपन हो रहा है ये प्ले। तो गार्ड्स जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि जो डेनमार्क है वो थ्रेट में है। किसके थ्रेट में है? तो कि जो प्रिंस फोर्टिनब्रास है मिलिट्री इन्वेजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्टिनब्रास के जो फादर थे किंग फोर्टिनब्रास, उसको हरा दिया था इन लोगों ने, तो वो बदला लेने के लिए क्या कर सकता है, मिलिट्री इन्वेजन कर सकता है। तो इस वजह से हाई अलर्ट पे गार्ड्स को रखा गया है। और ये फोर्टिनब्रास कहाँ का है? नॉर्वे का है। तो इस पॉलिटिकल टेंशन में एक और चीज़ होती है, वो है किंग हैमलेट जो कि मर चुके हैं उनके घोस्ट का मिडनाइट में दिखना, ठीक है। अब डर के जो स्कॉलर होरेशियो है, होरेशियो कौन है? तो ये हैमलेट का फ्रेंड है, ठीक है। तो स्कॉलर जो होरेशियो है वो डिजीज्ड किंग हैमलेट जो है, जो घोस्ट है उनका, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट साइलेंट रहता है और वैनिश हो जाता है। मीन्स होरेशियो से बात नहीं करते घोस्ट हैमलेट के, किंग हैमलेट के, ठीक है। अब क्या है, अब सीन शिफ्ट होता है कहाँ? कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में क्या चल रहा है? तो जो न्यूली क्राउंड है किंग क्लॉडियस, जो कि ब्रदर है किंग हैमलेट का, ठीक है, वो स्टेट अफेयर्स संभाल रहे हैं और अपनी जो हैस्टी मैरिज है गर्ट्यूड की, उसको क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। गर्ट्यूड कौन है? तो किंग हैमलेट की वाइफ है, हिज लीड ब्रदर्स विडो। अब हर तरफ क्या है? कलरफुल कपड़े पहने जा रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन इसके बीच प्रिंस हैमलेट जो है वो डीप मॉर्निंग ब्लैक, मीन्स क्रिश्चियनिटी में ब्लैक एज अ मॉर्निंग कलर यूज़ किया जाता है। तो जब भी किसी की मौत हो जाती है तो उसका शोक मनाने के लिए लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं। तो हर तरफ क्या है? गर्ट्यूड और क्लॉडियस की शादी का जश्न मनाया जा रहा है। न्यूली जो किंग है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन जो प्रिंस हैमलेट है वो अभी भी डीप मॉर्निंग ब्लैक कपड़ों में है। मीन्स अ सॉलिडिटरी फिगर ऑफ ग्रीफ, अकेला इंसान है जो अभी भी शोक में है, जो अभी भी अपने पिता के मृत्यु का, डेथ का शोक मना रहा है। अब क्लॉडियस जो है उसको पेट्रोनाइजिंगली बेटा बुलाता है। पेट्रोनाइजिंग मतलब इनडायरेक्टली इंसल्टिंग, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इंसल्टिंग के तौर पे उसको बेटा कहता है। तो हैमलेट अपना जो प्ले है उसका फर्स्ट बिटर वर्ड्स कहता है जो उसके डिस्गस्ट को दिखाता है। वो क्या है? कोट, a little more than kin and less than kind, act 1 scene 2, unquote.
वो क्या है, अब अकेला पड़ चुका है हेमलेट, ठीक है। तो इस चक्कर में हर तरफ खुशी का माहौल है, वो अकेला, उसको इस बात का दुख है कि कोई उसकी माँ इस सदमे से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली, तो उसको इस बात का दुख है, ठीक है। तो इसी पे वो अपने माँ की जो मोरालिटी है, फ्रेलिटी है, उसको क्वेश्चन करता है और अपना फेमस इंडाइटमेंट ऑफ वुमेन काइंड बोलता है। इंडाइटमेंट मीन्स होता है कुछ वर्डिक्ट काइंड ऑफ, ठीक है, फैसला। तो वुमेन काइंड के वर्डिक्ट के तौर पे, इंडाइटमेंट के तौर पे वो बोलता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, एक्ट 1 सीन 2। अब होरेशियो इस आइसोलेशन को ब्रेक करता है और हेमलेट को बताता है मिडनाइट अपार्टीशन के बारे में। तो आधी रात में जो हुआ था, जो घोस्ट देखे थे उसको, जिससे उसने बात करने की कोशिश की बट वो वैनिश हो गया, तो वो चीज़ वो उसको बताता है। दूसरी तरफ जो लेटिस है, लेटिस कौन है, तो जो चांसलर पोलोनियस है उसका बेटा है, तो वो जा रहा है पेरिस, ठीक है। तो लेटिस जो है अपनी सिस्टर ओफिलिया को वार्न करता है कि हेमलेट से दूर रहना, ठीक है। अब उसके बाद पोलोनियस उनको ज्वाइन करता है, ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में पोलोनियस आ जाता है और वो अपने सन को प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल मोरल एडवाइस देता है। और वो क्या एडवाइस है, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लैंडर बी फॉर लोन्स ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, ठीक है। मीन्स न लेना न देना, लेने देने से क्या होता है, दोस्ती बिगड़ जाती है, ठीक है। तो ये ज्ञान देता है उसका फादर पोलोनियस। अब उस रात हेमलेट भी ज्वाइन करता है गार्ड्स ऑन द प्लेटफॉर्म माने जहाँ पे गार्ड्स जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं। अब घोस्ट अपीयर होता है और हेमलेट को बताने की कोशिश करता है। अब हेमलेट क्या करता है, को डार्क में, अंधेरे में उस स्पिरिट को फॉलो करता है और गार्ड मार्सिलस जो है वो एक किंगडम के बारे, डेनमार्क किंगडम के बारे में तभी एक इम्पॉर्टेंट कोट बोलते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और ये यूजीसी नेट और अदर एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो कोट है, समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और ये किस सीन में है, तो एक्ट 1 सीन 4 में, ठीक है। अब जब उसको अंधेरे में ले जाता है घोस्ट, किसको, हेमलेट को, तो वो फाइनली बोलता है और बोलता क्या है, वो एक हॉरिफिक सीक्रेट जो है वो रिवील करता है। वो सीक्रेट क्या है कि वो नेचुरल डेथ नहीं मरा है, उसको किसी स्नेक ने नहीं काटा, बल्कि उसके भाई क्लॉडियस ने उसके कान में एक पॉइजन जिसका नाम है हैबिनन वो डाल दिया था जब वो सो रहा था और उसके कारण ही इसकी मौत हुई है। अब वो क्या करता है, हेमलेट को कहता है कि तुम कसम खाओ कि तुम मेरा रिवेंज लोगे, और ये कसम खिलवा के जो घोस्ट है वो वैनिश कर जाता है, मतलब वो वापस गायब हो जाता है। अब हेमलेट अपने दोस्तों को ज्वाइन करता है और उनको भी ये कसम दिलाता है कि इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, सीक्रेट रखना, ठीक है। और ये भी बताता है कि इसके बाद, मतलब जब उसको अभी पता चले, जब वो दोस्तों से बात कर रहा है, इसके बाद वो एक एंटिक डिस्पोजिशन, फेंच्ड मैडनेस, मतलब एक पागलपन का नाटक करेगा टू मास्क हिज इंटेंशंस। और इसके इंटेंशंस क्या है, उसको जानना है कि क्या ये सच है, क्या सच में क्लॉडियस ने उसके पिता को कान में खून डालकर मारा था। अब वो एक और कोट बोलता है, बहुत ही फेमस कोट है ये भी, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओकर स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। उसके कहने का मतलब है कि मेरा जन्म शायद इसलिए हुआ था कि मैं चीज़ें ठीक कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स द एक्ट सेकेंड। अब इस एक्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ स्पाइंग हो रही है, हर कोई एक दूसरे के पीछे स्पाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, पेनॉप्टिकन। पेनॉप्टिकन क्या होता है, जब किसी चीज़ को या लोगों को स्पेशली निगरानी में रखा जाता है। तो एल्जिनोर क्या हो गया है, पेनॉप्टिकन बन गया है एक जेल, जो जहाँ पे सारे जो मुजरिम हैं वो, या फिर जो भी लोग हैं कासल के, वो सब निगरानी में हैं। सबकी एक्शंस जो है वो किंग नोटिस कर रहा है, उस किंग के अटेंशन में है हर एक छोटी सी छोटी चीज़। अब क्या करता है, अब स्पाई करने की जो शुरुआत होती है वो पोलोनियस से होती है। पोलोनियस कौन था, चांसलर, जिसका बेटा कौन है, लेटिस, और उसकी बेटी कौन है, ओफेलिया, ठीक है। तो हमने पिछले एक्ट में क्या देखा था कि लेटिस कहाँ जा रहा है, फ्रांस जा रहा है। तो वो पोलोनियस जो है वो एक
स्पाई भेजता है अपने बेटे को पेरिस में देखने के लिए कि वो उसने उसको जो शिक्षा दी है, जो लेसन्स दिए थे, वो उसी तरह से काम कर रहा है या फिर वो कहीं इमोरल तो नहीं हो गया, किसी गलत चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो गया। तो उस स्पाई का नाम क्या है? रिनाल्डो। अब उसके थोड़ी देर ये स्पाई को अपॉइंट किया। इसके थोड़ी देर बाद ही ओफिलिया आती है और कहती है कि एक क्या कहते हैं इसको, कि जो हैमलेट है पूरी तरह से पागल होके उसके कमरे में घुस आया है, हैज़ एंटर्ड हर रूम। और पोलोनियस को क्या लगता है कि ये क्या है? द वेरी एक्सटेसी ऑफ लव, मतलब ये प्यार का पागलपन है। और जल्दी से जाता है किंग को बताने। किंग कौन? सो द किंग क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है ऑलरेडी हैमलेट की जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पागलपन का जो नाटक कर रहा है वो ऑलरेडी उसको शक है इस चीज़ का। और इस शक को कन्फर्म करने के लिए वो हैमलेट के चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी कि रोजेनक्रेट्ज और गिल्डस्टन को बुलाता है टू स्पाई ऑन द प्रिंस एंड एक्सट्रैक्ट द ट्रू कॉज ऑफ हिज बिहेवियर, ताकि वो जान सके कि रियल कॉज क्या है। क्या वो ओफिलिया के प्यार में पागल है या कोई और रीज़न है, जैसा कि उसको पोलोनियस ने बताया कि वो ओफिलिया के प्यार में पागल है। और पोलोनियस आके क्लॉडियस को बताता है कि ओफिलिया के प्यार में पागल है वो। और यहीं पे वो बहुत ही फेमस कोट डिलीवर करता है, विच इज़ ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, जिसका मतलब है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोलोनियस का कैरेक्टर है वो बहुत लंबे चौड़े डायलॉग मारता है। सो ये एक तरह का सटायर है उसके खुद के ऊपर, ठीक है। So when Hamlet encounters Polonius and his old friends, he uses feigned madness to mock them with devastating verbal irony. He describes Denmark not as a kingdom but as palace of confinement. अब पोलोनियस को देखा उसने और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, कौन है? रोजेनक्रेट्ज एंड गिल्डस्टर्न, जिसको किंग क्लॉडियस ने बुलाया है टू कन्फर्म द मैडनेस ऑफ, टू नो द कॉज ऑफ मैडनेस ऑफ हैमलेट, ठीक है, उसको बुलाया है। तो उन दोनों को देख के ये समझ आता है कौन? हैमलेट। और वो डेनमार्क के बारे में बोलता है कि डेनमार्क इज़ अ प्रिजन, एक्ट 2 सीन 2। फिर उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को चैलेंज करता है कि अपने सुपरफिशियल कोटली लाइफ से आगे देखो यार, और एक रिनेसां ह्यूमनिज्म के ऊपर एक लंबा चौड़ा फिलोसॉफिकल डायलॉग बोलता है, जो कि एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म के तौर पे जिसको हम उस डायलॉग को देख सकते हैं। और वो क्या डायलॉग था? What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, and yet to me, what is this? Quintessence of dust. Right? तो ये ह्यूमन के बारे में बोल रहा है कि कितने अच्छे होते हैं, नोबल होते हैं अपने रीज़न में, और उनके पास कितनी सुविधाएं होती हैं, लेकिन आखिर में क्या है? तो क्या है? कण है, मीन्स आखिर में मिट्टी में मिल जाना है। So that philosophical statement he gives to his friends and Polonius. अब क्या होता है? टेंशन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ट्रैवलिंग एक्टर्स का ट्रूप आ रहा है। कहाँ आया? तो एल्जिनोर कासल में। हैमलेट जो फर्स्ट प्लेयर है उसका, मतलब जो पहला एक्टर है, उसको बोलता है, रिसाइट करता है कि स्पीच अबाउट द फॉल ऑफ ट्रॉय एंड एगनाइजिंग ग्रीफ ऑफ क्वीन हिबेका ओवर हर स्लॉटर्ड हस्बैंड। तो जो क्वीन हिबेका है उनके हस्बैंड को स्लॉटर कर दिया गया है, मार दिया गया है, और जो फॉल ऑफ ट्रॉय है उसके ऊपर एक स्पीच देता है हैमलेट। एक्ट्रेस को रोता हुआ देखकर एक फिक्शनल क्वीन के लिए उसको खुद के लिए बुरा फील होता है, और वो तीसरी सोलिलोकी बोलता है अपनी, ओ व्हाट रॉग एंड पीजेंट स्लेव आई एम। उसको खुद को कोसता है वो कि बताओ इन लोगों को एक फिक्शनल लेडी के लिए इतना दुख हो रहा है, उसके लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं, और मैं हूँ जो अपने पिता का रिवेंज लेने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, राइट? और यहीं पे वो राजा का सच पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, ठीक है। द प्ले इज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग, एक्ट 2 सीन 2। मीन्स एक प्ले वो ऑर्गेनाइज करेगा, और उस प्ले में पता चल जाएगा कि जो किंग क्लॉडियस हैं वो रियल में कल्प्रिट हैं, क्या रियल में उन्होंने अपने ब्रदर का खून किया है या नहीं। तो उस प्ले के थ्रू वो इस चीज़ को पता लगाएंगे। अब आ रहा है एक्ट 3, द ट्रैप, द हेजिटेशन एंड द क्लोजेस्ट वर्डिक्ट। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है अपने क्लाइमेक्स पे पहुँच चुका है। क्लॉडियस और पोलोनियस पर्दे के पीछे
छिप गए हैं, ठीक है। और ओफिलिया जो है वो कॉरिडोर में है एक प्रेयर बुक के साथ, और ये जो क्लॉडियस और पोलोनियस क्या है, वो पर्दे के पीछे छुप के हैमलेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हैमलेट वहाँ आता है दुनिया से बिल्कुल डिटैच्ड और अपनी फिलोसॉफिकल लाइन बोलते हुए। वो क्या है, ये बहुत ही फेमस लाइन्स है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ नॉबलर इन द माइंड टू सफर द slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles. जब वो ओफिलिया को देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाता है, Get thee to nunnery, why wouldst thou be a breeder of sinners? अब शाम को कोर्ट में द मर्डर ऑफ गोंजागो के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, और जैसे ही स्टेज पर किंग को पॉइजन के द्वारा मारा जाने का सीन आता है, क्लॉडियस खड़ा हो जाता है, पैनिक हो जाता है। अब हैमलेट को क्या है, इससे सबूत मिल गया कि क्लॉडियस ने ही किया है, इसलिए वो इस एग्जैक्ट सीन को देख के वो इतना पैनिक हो गया है, राइट। इसके बाद क्या होता है, क्लॉडियस जाता है अपने प्राइवेट चैम्बर में, और इस डर से कि उसका जो सीक्रेट क्राइम है वो रिवील होने वाला है, वो प्रेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कहीं ना कहीं, और वो कहता है, ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हैन, कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी है कि मुझे हेवन में भी इस चीज़ का, इसमें जो मैंने पाप किया है उसकी बदबू मुझे वहाँ तक लेके जाएगी। अब हैमलेट क्या करता है, उसके चैम्बर में आता है, अपनी तलवार निकालता है, उसको लगता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उसका बदला लेने का, लेकिन फिर उसका जो ओवर इंटेलेक्चुअलाइजिंग माइंड है ना, वो उसको पैरालाइज कर देता है। मीन्स वो उसकी जो ओवर थिंकिंग माइंड है वो ही उसको उसके इनएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो वो अगेन क्या करता है, वो नहीं मार पाता उसको, और रीज़न क्या देता है कि अगर वो क्लॉडियस को मारा अभी, कब, जब वो प्रेयर के बीच में होगा, तो जो किंग की सोल है, किंग क्लॉडियस की सोल है, वो हेवन में जाएगी, तो उसका जो रिवेंज है वो पूरा नहीं होगा, राइट। सो ही सेज, नाउ माइट आई डू इट बैड, नाउ ही इज प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट, and so he goes to heaven and so I am revenged. Am I revenged? मीन्स अब वो हेवन में चला जाएगा तो क्या मेरा बदला पूरा होगा? तो हैमलेट क्या करता है, किंग को छोड़ देता है लाइव, और अपनी मदर के प्राइवेट क्लोजेट की तरफ जाता है उनको कन्फ्रंट करने। क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि जो गर्ट्यूड है वो भी उसमें इक्वली इन्वॉल्व है, और वहाँ पे एक रैपिड फायर वर्बल डुअल होता है माँ बेटे के बीच में। अब पर्दे के पीछे से एरस, यानी कि पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है। हैमलेट को लगता है क्या कि ये किंग क्लॉडियस है, और वो उसको मार देता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो क्लॉडियस नहीं है, वो पोलोनियस है। अपने मदर की तरफ घूमता है और उनको बोलता है, माँ से कहता है, अ ब्लडी डीड ऑलमोस्ट एज बैड गुड मदर एज किल अ किंग एंड मैरी विद हिज ब्रदर। उसकी मम्मी को उसके जो क्राइम है, उसकी माँ को उसके क्राइम की तरफ उसको अवेयर करने की कोशिश करता है वो, कि कैसी गंदी माँ हो तुम कि अपने पति को मार दिया और उसके भाई से तुमने शादी कर ली। जैसे ही एक्सपोज करता है गर्ट्यूड के सिन को हैमलेट, घोस्ट वापस से कमरे में आ जाता है, रिमाइंड करने के लिए किसको, हैमलेट को, कि गर्ट्यूड उसका रियल टारगेट नहीं है, उसका रियल टारगेट कौन है, किंग क्लॉडियस। और वो यहाँ तक भी कहता है हैमलेट को कि गर्ट्यूड को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, लीव हर टू हेवन, मतलब उसका जो फैसला है वो हेवन में होगा, तुम फिलहाल जो है किंग क्लॉडियस को डील करो। अब गर्ट्यूड को तो वो घोष दिख नहीं रहा है, तो वो सोचती है कि उसका सन जो है हैमलेट वो सच में पागल हो चुका है। नेक्स्ट, एक्ट 4, द पाथ ऑफ एक्साइल एंड द ब्रोकन फ्लावर्स। अब एक्सीडेंटल मर्डर जो है पोलोनियस का, क्लॉडियस को एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ देता है कि हैमलेट को डेनमार्क से बाहर भेज दिया जाए, ठीक है। तो वो उसको भेजता है, इंग्लैंड भेजता है जहाज से, शिप से, किसके साथ, रोजनक्रेस और गिल्डस्टर्न के साथ, जिनके पास एक रॉयल सील्ड ऑर्डर है जिसमें ये डिमांड किया गया है उस लेटर में कि इंग्लिश अथॉरिटीज़ जो है जैसे ही प्रिंस हैमलेट पहुँचे इंग्लैंड तो उसको एग्जीक्यूट कर दें, यानी कि मार दें। अब रास्ते में हैमलेट को कौन दिखता है, तो प्रिंस फॉर्टिनब्रास नॉर्वेजियन आर्मी को लेके जाता रहता है, और वो किस लिए लड़ने जा रहा है, तो एक बंजर ज़मीन के टुकड़े के लिए, वर्थलेस पैच ऑफ ग्राउंड,
और फिर से उसको अपना जो कॉन्शियस है उस पर उसको गुस्सा आता है, वो खुद को धिक्कारता है। कहता है हाउ ऑल ओकेजन्स टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पोर माई डल रिवेंज। अब एल्सिनोर में क्या हो रहा है, अब ये तो इंग्लैंड की तरफ चला गया शिप से, उसके पीठ पीछे एल्सिनोर में क्या हो रहा है, तो जो कोर्ट का करप्शन और ये सब क्या है बढ़ता जा रहा है। ओफिलिया जो कि जिसके पिता की सडन डेथ हो गई है और हैमलेट ने भी उसको ब्रूटली रिजेक्ट कर दिया है, उसको बोला था ना पिछले एक्ट में गेट दी टू ननरी। तो ओफिलिया क्या करती है, अपनी सैनिटी कंप्लीटली लॉस कर देती है, मतलब अब वो सच में पागल हो गई। एक तरफ हैमलेट जो है वो पागलपन का नाटक कर रहा है, बट हियर ओफिलिया इज जेन्युइनली इनसेन। वो कोर्ट में घूमती रहती है, बैलेट्स गाती है और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो देती है। तो टोटल 7 फ्लावर्स का जिक्र है, जिसमें रोज़मेरी है, पेंसीज हैं, डेजीज़ हैं और 4 फ्लावर्स हैं, वायलेट है। तो ये डिफरेंट फ्लावर्स वो किंग क्लॉडियस को देती है, कुछ अपने भाई लेटिस के लिए रखती है। आई थिंक रोज़मेरी वाज द फ्लावर विच शी गिव्स टू हर ब्रदर लेटिस, और कुछ वो गर्ट्यूड को देती है, कुछ अपने पास रखती है। सो दीज आर द फ्लावर्स। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी फ्लावर्स और कौन कौन से फ्लावर्स थे और उसने किस किस को दिए और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, पिन कर दूंगी मैं कमेंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, लेटिस जो है अब उसको भी पता चल गया कि उसकी फादर की डेथ हो गई, वो फ्रांस से लौटता है। ठीक है, और वो गुस्से में जाता है पोलोनियस की मौत का बदला लेने। ठीक है, अब क्लॉडियस जो है उससे बड़ा मैनिपुलेटर है, वो उससे ज़्यादा चालबाज है, और वो क्या करता है, जो क्लॉडियस की तरफ उसका जो गुस्सा है उसको रीडायरेक्ट करता है हैमलेट की तरफ। तभी हैमलेट जो है वो पायरेट अटैक से बच के डेनमार्क लौट आता है और क्लॉडियस एक जो है वो जाल बुनता है। ठीक है, अब क्लॉडियस क्या करता है, तो क्या जाल बुनता है, तो वो एक फेंसिंग मैच ऑर्गेनाइज करवाता है, किसके बीच में, तो लेटिस और हैमलेट के बीच में। ठीक है, अब लेटिस क्या करेगा कि लेटिस की जो तलवार होगी वो पॉइजन में लगी होगी, उस पर जहर लगा होगा। तो क्या होगा कि अगर गलती से भी लेटिस की जो तलवार है वो हैमलेट को लगेगी तो हैमलेट क्या होगा, जहर के कारण मर जाएगा। और उसने इसका बैकअप भी ढूंढ के रखा था कि अगर वो उस तलवारबाजी से नहीं मरता है तो उसने एक पॉइजन चैलिस ऑफ वाइन भी रखा है एज अ बैकअप प्लान, कि वो जीतेगा फिर वाइन पिएगा तो वो वाइन पी के मर जाएगा। तो उसने हर तरह की व्यवस्था जो है क्लॉडियस ने कर रखी थी। इसी बीच में खबर आती है कि जो ओफिलिया है वो नदी में डूब के मर गई है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं उसका जो भाई है लेटिस, वो ये खबर सुन के पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है टू मच ऑफ वाटर हैज़ दाउ पुअर ओफिलिया एंड देयरफॉर आई फॉरबीड माय टीयर्स। मीन्स कि तुम पानी के कारण वो मरी है, तो बोले कि टू मच ऑफ ऑलरेडी बहुत पानी की हो चुका है तो मैं अपने आंसू नहीं बहाऊंगा। और इस तरह से ये जो एक्ट 4 है वो ख़त्म हो जाता है। अब है एक्ट 5। अब इसमें क्या होगा, सारे जो डेथ है वो इक्वलाइज होंगे और फाइनल साइलेंस इस्टेब्लिश होगा इन द डेनमार्क। अब आखिरी एक्ट की जो शुरुआत होती है वो एक ग्रेवयार्ड में होती है, जहाँ पर 2 ग्रेव डिगर्स जो हैं वो ओफिलिया की ग्रेव को खोद रहे हैं और डार्क कॉमेडी कर रहे हैं आपस में। हैमलेट वहाँ पहुँचता है होरेशियो के साथ और केयरलेस वे में ग्रेव डिगर देखता है कि कितने ग्रेव डिगर है वो कितने केयरलेस वे में ह्यूमन बोन्स को ना टॉस अप कर रहा है, मतलब उनको इधर उधर कर रहा है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन था ये, किसकी बोन्स हैं, वो केयरलेसली अपना काम कर रहे हैं। हैमलेट एक स्कल लेता है जो कि यॉरिक का होता है। यॉरिक कौन है, तो उसके पिता के कोर्ट का जेस्टर है। ठीक है, और उसको रियलाइज़ होता है ह्यूमन वैनिटी कि सब तो है, सब जो है वो अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाएंगे सेम डस्ट में, मीन्स सब आखिर में मिट्टी में मिलना है सबको। और यहीं पे वो एक और फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट देता है, Als poor Yorick, I knew him Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. वो याद करता है यॉरिक इस कॉल को देख के, वो यॉरिक को याद करता है कि होरेशियो मैं तो उसको जानता हूँ, बचपन में इसने कितनी बार मुझे हंसाया है और ये बहुत ही इसके पास एक्सेप्शनल स्किल था, राइट, हंसाने का लोगों को। ठीक है, तभी क्या होता है, ओफेलिया है उसकी लाश आती है वहाँ पे
बरी होने के लिए। अब क्या होता है, जैसे ही उसका फ्यूनरल प्रोसेशन स्टार्ट होता है, हैमलेट का जो ग्रीफ है, वो गुस्सा जो है उसका, उसके अंदर का जो दर्द है वो फूट उठता है और वो खुली कब्र में लेटिस के साथ क्या करता है, हाथापाई करना शुरू कर देता है, उसे लड़ने लगता है और चिल्लाता है कि उसका जो प्यार है ओफेलिया के लिए लेटिस के जैसे 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा है। मीन्स कि उसका प्यार जो है 40,000 भाइयों से अधिक है। जब वो जिंदा थी, ही टुक हर फॉर ग्रांटेड, उसने उसको बोला गो डाई टू ननरी, उसको भाव नहीं दिया, उसने उसको बहुत बुरी तरह से जलील किया, राइट। और अब वो कह रहा है कि उसका जो लव है वो उसके 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा है। अब कासल में इसके पीछे क्या हो रहा है, महल के अंदर हैमलेट ने कन्फेस किया है होरेशियो को बताया कि उसको पता चल गया है कि जो क्लॉडियस है उसने उसको मरवाने का प्लान बनाया था शिप पे, और इसलिए उसने क्या किया, जो रोजेनक्लिफ्स और गिल्डरस्टर्न को जो लेटर दिया गया था ना, जिसमें हैमलेट की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स थे, उसने हैमलेट का अपना नाम बदल कर उस लेटर में रोजेनक्रैंस और गिल्डरस्टर्न का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो स्केप हो गया। अब रोजेनक्लिफ्स और गिल्डरस्टर्न वहाँ जाएंगे इंग्लैंड में और वहाँ उनको मार दिया जाएगा एज पर द ऑर्डर्स। और इसी पे टॉम स्टूपर्ट ने लिखा है ना एक प्ले कि रोजेनस्टर्न एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड। सो इन दो माइनर कैरेक्टर्स को उन्होंने एक बड़ा एक्सपोजर दिया है उस प्ले में। तभी क्या होता है, एक ऑस्ट्रिक आता है, एक कोटियर है फुलिश, और वो इनवाइट करता है हैमलेट को टू द फेंसिंग मैच। ये कौन सा मैच है, जो क्लॉडियस ने अरेंज किया है लेटिस और हैमलेट के बीच में। होरेशियो बैक करता है, काफ़ी मनाने की कोशिश करता है हैमलेट को कि तुम मना कर दो, क्योंकि उसको कुछ अंदाज़ा हो गया कि एक जाल बिछाया गया। लेकिन इस बार जो हैमलेट है वो एक्शन लेता है। इससे पहले हमने देखा कि उसको जब एक्शन लेना चाहिए था उसने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया है, उसको टाल मटोल किया। लेकिन यहाँ पे वो एक्शन लेता है। ठीक है, अब वो एनालिटिकल पैरालिसिस में मीन्स वो ज़्यादा नहीं सोच रहा, ओवर थिंक नहीं कर रहा, जिसके थ्रू उसको इनएक्शन होते हैं, जिसके थ्रू वो काम नहीं कर पा रहा, एक्शंस नहीं ले पा रहा। अब वो क्या करता है, डायरेक्ट एक्ट करता है, completely accepting fate and the divine order of things। और कहता है there is a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will। और वो लास्ट में ये भी कहता है the readiness is all, मीन्स मैं तैयार हूँ। ठीक, अब क्या होती है, फाइट जो डुएल है वो स्टार्ट होती है और हैमलेट 2 हिट विन कर लेता है। और टोस्ट करने के लिए टू टोस्ट हिज विक्ट्री क्लॉडियस ड्रॉप्स अ पॉइजनस पर्ल इनटू द कैलिश। ठीक है, तो 2 हिट किया उसने, तो अब उसको सेलिब्रेट करेगा, वाइन पिएगा। तो इसके लिए क्लॉडियस ने क्या किया, एक पॉइजन पर्ल डाल दिया उसमें। लेकिन क्या करती है गर्ट्यूड, उसकी जो माँ है, वो एक्सीडेंटली पी जाती है उस पॉइजन वाइन को। ठीक, अब अगले राउंड में क्या होता है, अगले राउंड में मैच और वायलेंट हो जाता है। लर्टिस क्या करता है, वाउंड कर देता है हैमलेट को, उसको घायल कर देता है पॉइजन ब्लेड से। ठीक है, तो तलवार में तो वो लगा ही हुआ था जहर, तो उससे उसको क्या करता है, वाउंड कर देता है, उसको घायल कर देता है। राइट, देन इसी झड़प में क्या होता है, उनके वेपन्स जो है एक्सीडेंटली एक्सचेंज हो जाते हैं। अब दोनों की तलवार गिर गई। अब उन्होंने क्या किया, गलती से एक दूसरे की तलवार ले ली। जो लेटिस के हाथ में पॉइजन तलवार थी, अब वो किसके हाथ में है, हैमलेट के हाथ में है। और हैमलेट जो है उसी तलवार से लेटिस को क्या करता है, दोबारा घायल कर देता है। ठीक, अब वो भी घायल हो गया और इधर गर्ट्यूड ने जो पॉइजन वाइन पी लिया था, इसकी वजह से वो कोलैप्स हो गई और चिल्लाने लगी कि ड्रिंक जो है पॉइजन है और मर जाती है। लेटिस भी घायल हो गया है, तो वो गिर जाता है और कन्फेस करता है हैमलेट को सब बता देता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, इन सब के पीछे किंग क्लॉडियस का हाथ है। ठीक है, और वो क्या कहता है, द किंग इज टू ब्लेम, मीन्स सब किसने किया है, तो किंग ने किया, किंग क्लॉडियस ने। अब मरते मरते जो क्लॉडियस है, ही स्टैब्स क्लॉडियस। अब हैमलेट क्या करता है कि क्लॉडियस को वो जो पॉइजन स्वॉर्ड है उससे मारता है और जो बची हुई शराब है वो उसको पिलाता है और उसको मार डालता है। ठीक है, और हैमलेट इसके बाद क्या होता है, ये लेटिस भी मर जाता है और लेटिस से माफ़ी मांगने के बाद जो हैमलेट है वो भी होरेशियो की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और उसके आखिरी शब्द क्या होते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस।
और वो मरने से पहले होरेशियो को कहता है कि वो जो डेनमार्क है वो किसको दे दिया जाए, फोर्टिनब्रास को दे दिया जाए। और अपने आखिरी शब्द वो बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। और होरेशियो जो डेड प्रिंस है यानी कि हैमलेट को अपने बाहों में लेता है और अपने जो लास्ट में उसको विदा करते हुए बोलता है गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल सिंग दी टू दाई रेस्ट। ठीक है। अब फोर्टिनब्रास मार्च करता है अपनी आर्मी के साथ और देखता है कि सन्नाटा है हर जगह, और अपनी जो सेना है उसको कहता है कि जो हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट, उसके लिए एक मिलिट्री फ्यूनरल किया जाए। मतलब एक सोल्जर को जिस तरह से एक सोल्जर का जिस तरह से किया जाता है वॉट फ्यूनरल, उस तरह से हैमलेट का किया जाए, और वो इस तरह से डेनमार्क की जो ट्रेजेडी है उसमें एक ऑर्डरली एंड जो है वो लेके आता है। अब चलो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स को हम सिंपली आइसोलेटेड नहीं देखेंगे, उसको एक फॉल्स के तौर पे देखेंगे। तो पहला फॉइल ट्रिनिटी किसका है, तो हैमलेट का, लर्टिस का और फोर्टिनब्रास का। तो हैमलेट, इसको हम लोग रिवेंज ट्रियो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने फादर का जो रिवेंज ले रहे थे, राइट। हैमलेट जो है क्या, फिलोसफिकल अवेंजर है, ठीक है, इंटेलेक्चुअली पैरालाइज्ड है, वो जो सोचने में वक्त गवाता है और सबूत ढूंढता है। इसके उलट जो लर्टिस है वो इम्पल्सिव है, जो बिना सोचे, मतलब हॉट हेडेड भी है, बिना सोचे समझे अपने सम्मान के लिए चर्च में भी हैमलेट का गला काटने को तैयार हो जाता है। तो वो बिना सोचे समझे एक्ट करता है। हैमलेट क्या है, वो एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और ये लर्टिस क्या है, तो वो बिना सोचे समझे एक्ट कर रहा है। और हमारा फिर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री अवेंजर है, जो अपने गुस्से और दुख को देश की आर्मी और डिप्लोमेसी में जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। होरेशियो भी है, रोजेनक्रेस एंड गिलिस्टन है। तो होरेशियो क्या है, एक क्लासिकल आइडियल फ्रेंडशिप है, स्टोइक है, लॉयल है। उसकी दूसरी तरफ रोजेनक्रेस एंड गिलिस्टन क्या है, तो करप्ट मॉडर्न कोर्टियर को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसको डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे किंग और अदर लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं करप्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ओफिलिया क्या है, अनमैरिड वर्जिन है, जिसकी जो डिस्ट्रॉय हुई है अपने पेट्रियार्कल फिगर्स की वजह से, जैसे कि पोलोनियस, लेटिस एंड हैमलेट। और दूसरी तरफ गर्ट्रूड क्या है, एक मैटरनल फिगर है, जो कि सेक्सुअल और पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म में फंसी हुई है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो 7 टोटल सोलिलोक्वीज बोली है हैमलेट ने इसमें। पहला है तुम्हारा ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, जो मेलैंकोली डिस्गस्ट को दिखाता है। ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, जो कि रिवेंज को जो बदला लेने का वो वाव लेता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये सोलिलोक्वी। फिर है व्हाट अ रोग एंड रिप्रेजेंट स्लेव आई एम, जो कि सेल्फ कह सकते हैं अप्रोच है उसका। फिर है टू बी और नॉट टू बी, इट इज़ नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट, नाउ माइट आई डू इट बैड, नाउ ही इज प्रेइंग, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। तो ये सब जो 7 सोलिलोक्वीज है। फिर स्टाइकोमाइडिया, ये क्या होता है, तो एक्ट 3 में हमने देखा था सीन 4 में कि हैमलेट और गर्ट्रूड के बीच में, माँ बेटे के बीच में बहुत ही रैपिड फायर बहस होती है, उसी को कहते हैं स्टाइकोमाइडिया। फिर है हैंडिडियाज, जब दो अलग शब्दों को एंड से जोड़कर, मीन्स किसी भी कंजक्शन से जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो एक्सप्रेस किया जाए, सिंगल कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो एक्सप्रेस किया जाए, तो उसको बोलते हैं हैंडिडियास। ठीक है। तो इसमें प्ले में कहाँ यूज़ हुआ है, द एक्सपेक्टेंसी एंड रूल्स ऑफ द फेयर स्टेट एंड साउंड एंड फरिंग। तो इन 2 जगहों पे इसको यूज़ किया गया है, और भी है, ओवर 60 टाइम्स एक्चुअली यूज़ हुआ है इस प्ले में, राइट। फिर डबल इंटेंथरी एंड पन। सो हैमलेट जो प्ले है उसमें बहुत सारे लिंग्विस्टिक सपोजिशन यूज़ हुए हैं कोर्ट को मॉक करने के लिए, उसको सटायर करने के लिए। ठीक है। अब जब वो कहता है ओफिलिया को गेट दी टू अ ननरी, तो उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी एलिजाबेथन ऑडियंस है उनको 2 चीज़ें, मतलब इस एक ननरी का मतलब 2 चीज़ें हैं, कॉन्वेंट भी है, और वो उस टाइम का एलिजाबेथन पीरियड का एक स्लैंग था जिसका मतलब है ब्रोदल, कोठा। ठीक है। तो वो फीमेल सेक्सुअलिटी के परसेप्शन को भी दिखाता है कि उस टाइम में औरतों को कैसे देखा जाता था। इसके थीम्स देखते हैं। तो एक्शन वर्सेस इन एक्शन, वो हमने देखा कि बदला लेने की, और रिनेसा जो बदला लेने की जो उसके अंदर
रिवेंज है और वो जो रिवेंज लेना चाहता है और जो एक्शन है उसके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, डायलेमा चल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है इन एक्शन का, तो वो हमने इस प्ले में देखा है। फिर हमने देखा क्या है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो एल्जिनोर में सब ने मास्क पहन रखा है। क्लॉडियस जो है उसने मास्क पहन रखा है डिप्लोमेसी का, पोलोनियस ने मास्क पहन रखा है सर्विलेंस एज पैटर्नल लव, मीन्स कि वो अपने बच्चों पे स्पाई करवा रहा है और उसका एक्सक्यूज़ क्या है इसके पीछे कि ही इज़ वरीड फॉर हिज चिल्ड्रन। फिर हैमलेट ने मास्क कर रखा है अपनी सैनिटी को, पागलपन का नाटक कर रहा है, ठीक है। सो द प्ले कॉन्स्टेंटली आस्क हाउ कैन वन फाइंड ट्रूथ इन अ वर्ल्ड गवर्न्ड एंटायरली बाय परफॉर्मेंस, मतलब हर कोई जो है वो दिखावा कर रहा है, तो उसमें कैसे पता चलेगा सच क्या है। फॉर डिजीज़, डीके एंड करप्शन, तो इस प्ले में मेडिकल इमेजरी को दिखाया गया है। मीन्स जो डेनमार्क है वो पूरी तरह से बीमार है, करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा, और जो क्लॉडियस का क्राइम है वो एक हिडन इन्फेक्शन की तरह वो फैल गया है, ठीक है, और वो ग्रो कर गया है। उसने एक बीज की, जो क्लॉडियस का क्राइम है वो बीज की तरह काम किया है और इन्फेक्शन की तरह पूरे डेनमार्क में फैल गया है। और बहुत सारे रेकरिंग मोटिव्स है जैसे कि अल्सर, अपोप्लेक्सी, रॉट, पॉइजन, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिजीज़, डिके और करप्शन को शो कर रहे हैं कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो इंटायर स्टेट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। फिर नेक्स्ट है मोर्टेलिटी एंड एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। तो पूरे मतलब स्कल के थ्रू, घोस्ट के थ्रू, कॉप्सेस के थ्रू, यानी कि जो लाशें हैं उसके थ्रू शेक्सपियर क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है वैनिटी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, कि ह्यूमन की अचीवमेंट क्या है, अंत में तो क्या है, सब बेकार है, अंत में सबको मिट्टी में जाके ही मिलना है, राइट। ग्रेवयार्ड सीन में हमने देखा कि हैमलेट रियलाइज करता है कि वेदर वन इज अ ग्रेट एम्परर जूलियस सीजर और अ कोर्ट जेस्टर योरिक, ऑल ह्यूमन लाइफ अल्टीमेटली रिटर्न्स टू डस्ट, कि चाहे तुम जूलियस सीजर जैसे महान एम्परर बन जाओ या तुम योरिक की तरह मामूली से कोर्ट जेस्टर रहो, अंत में तुम्हें क्या करना है, मरना है, अंत में तुम्हें उसी मिट्टी के अंदर दबना है, ठीक है। तो दिस नो पॉइंट, ये एक तरह से निहिलिज्म को पॉइंट करता है, राइट। लास्ट हम देखते हैं कुछ क्रिटिकल और ओपिनियंस जो भी क्रिटिक्स के रहे हैं फॉर दिस प्ले हैमलेट, और थ्योरेटिकल अप्रोचेस उनके क्या रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है E.C. ब्रैडली का, और उन्होंने अपने वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1904 की है उसमें कहा कि हैमलेट का जो डीले है वो उसकी जनरल इनेबिलिटी ऑफ एक्शन नहीं है, कि उसका ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है एक्शन लेने में, बल्कि उसकी कमजोरी क्या है, तो डीप सिचुएशनल स्टेट ऑफ मेलंकली ब्रॉट ऑन बाय हिज फादर सडन डेथ एंड हिज मदर रीमैरिज, ठीक है। तो उसका डीले जो है उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके पिता की मौत और उसकी माँ की दूसरी शादी से पैदा हुआ मेलंकली है, राइट। मीन्स वो एक्शन लेने के लिए केपेबल है, बट अभी वो क्या है, मेलंकली में है, अभी डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट क्रिटिक जो है वो है हमारे T.S. एलियट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 की, और इसमें इन्होंने हैमलेट को क्या बोला है, आर्टिस्टिक फेलियर, और इसी ऐसे में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, तो जैसे प्ले है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सिचुएशंस हैं और जो इवेंट्स हैं वो सब मिल के सिंक में होना चाहिए, और जो प्ले राइट दिखाना चाहता है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो वो कह रहे हैं इस चीज़ की कमी जो है वो हैमलेट प्ले में है, राइट। यानी हैमलेट का जो गुस्सा है उसकी माँ के क्राइम के रेशियो में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था। मीन्स उसकी माँ का क्राइम उतना ज़्यादा नहीं था जितना हैमलेट को गुस्सा आ रहा था उसकी माँ पे, राइट। इसलिए प्ले जो है वो क्या करता है, प्ले को जो है ऑब्जेक्टिव एडिक्वेट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं मिला। सिगमंड फ्राइड, इन्होंने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में और अर्नेस्ट जोन्स जो हैमलेट एंड इडिपस 1949 में, इन लोगों ने क्या कहा कि हैमलेट जो है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहा था। हैमलेट क्लॉडियस को इसलिए नहीं मार पा रहा था क्योंकि जो क्लॉडियस है उसने सबकॉन्शियसली वही किया जो खुद हैमलेट चाहता था, क्या, किलिंग हिज फादर ओल्ड हैमलेट एंड स्लीपिंग विद द मदर गर्ट्यूड, ठीक है। तो क्लॉडियस को अगर वो मारता तो क्या होता, तो क्लॉडियस को मारना होता मतलब वो खुद के मिरर इमेज को मार रहा है, इसलिए वो नहीं मार पाया क्लॉडियस को, ऐसा कहना था सिगमंड फ्रॉइड और अर्नेस्ट जोन्स का।
वहीं दूसरी तरफ इलेन शोआल्टर कहती हैं द फीमेल मैलिडी 1985 में, और उनके साथ ये जैकलिन रोज भी हैं। इन दोनों का कहना था कि जो ओफीलिया और गर्ट्यूड है, ठीक है, जो ओफीलिया और गर्ट्यूड है, वो जो है वो एक विक्टिम थी पेट्रियार्कल फिगर्स की। इन्होंने प्ले को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, ओफीलिया गर्ट्यूड की नज़रों से देखा है। तो उनका कहना है कि जो ओफीलिया का जो पागलपन है वो फीमेल हिस्टीरिया नहीं है, बल्कि एक नॉन पेट्रियार्कल रिबेलियन है अगेंस्ट अ कोर्ट दैट कंप्लीटली डिनाइज हर एजेंसी एंड स्पीच। मीन्स पेट्रियार्की उसको खुद के बलबूते पे एक्शन नहीं लेने दे रही थी। देयर वाज ऑलवेज हिज ब्रदर जो जिसने कहा कि हैमलेट के पास मत जाना, उससे दूर रहना। फिर उसके पिता हैं जो उसको कह रहा है कि जो उसको यूज़ कर रहा है टू प्लॉट अगेंस्ट टू नो द कॉज ऑफ हैमलेट, द मैडनेस ऑफ हैमलेट, राइट। फिर तीसरी तरफ हमारा हैमलेट है। तो कहीं ना कहीं जो भी पेट्रियार्कल फिगर्स है वो ओफीलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैडनेस है ओफीलिया की, वो उसका एक तरीका है अपनी एजेंसी और अपनी वॉइस को उठाने का, अपनी आवाज़ उठाने का तरीका है, राइट। फिर स्टीफन ग्रीनब्लैट भी हैं जिन्होंने इसको इंग्लिश रिफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा। तो ये इसको देखते हैं द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड हैमलेट हु रिटर्न्स फ्रॉम अ कैथोलिक पुर्गेटरी डिमांडिंग कैथोलिक रिचुअल्स ऑफ रिमेम्बरेंस, और हैमलेट के बीच में जो कि विटनबर्ग में पड़ा बड़ा है और जो कि फेमस सेंटर है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, जो कि परगेटरी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो वो उनको कहता है कि जो प्ले है वो रिलीजियस एंग्जाइटी दिखाता है एलिजाबेथन इंग्लैंड की, ठीक है, ड्यूरिंग द शिफ्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बिलीफ सिस्टम्स। सो दैट्स इट। तो दोस्तों ये था हैमलेट का एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर क्लास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को टैप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लिटरेरी मास्टरपीस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड द रेस्ट इज साइलेंस।